मैं अली खज़र साहब की तरफ आऊँगा। अली, मेन चैलेंज जो है वो तो ये नज़र आता है कि क्या हमें ऑटो इंडस्ट्री के थ्रू वो जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बिल्ड करना है। करना तो है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सके पास्ट में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा ना सिर्फ इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़, इंडस्ट्रियल स्पिल ओवर्स भी तो होते हैं। मतलब हमारी ऑटो इंडस्ट्री भी अगर हम उसको निचले लेवल पे देखें तो उसके साथ बहुत सी और इंडस्ट्री, वेंडर इंडस्ट्री भी है, डीलरशिप्स भी हैं और नीचे ट्रिकल डाउन कर जाती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑटो इंडस्ट्री भी जो है वो क्या स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री है या नहीं है? इन दोनों चीज़ों पे ज़रा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी, हाँ, थैंक यू। आवाज आ रही है आपको ठीक? बिल्कुल जी, अली ने जी जी जी। बिल्कुल ठीक बात की कि जी पॉलिसी के अंदर जो है वो कभी भी जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे फिल नहीं हुए, चाहे वो लोकलाइजेशन की हो, नंबर ऑफ कार्स की हो, एक्सपोर्ट्स की हो या किसी और चीज की हो। और उसमें बुनियादी फैक्टर एक बहुत बड़ा ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और उसकी वजह से जो है ऑटो सेक्टर पे टैक्स किया जाता है कि उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाता है। तो जब तक आप एक सर्टेन स्केल पे नहीं जाएंगे, उस सर्टेन स्केल तो आप आपकी तो आप वो एक कंपेटिटिवनेस की ऊपर नहीं बढ़ सकते। प्लस बहुत सारे और अनकम्पेटिटिव फैक्टर्स हैं, वी डोंट नीड टू मेंशन, वी ऑल नो दैट। और वो ओवरऑल हर इंडस्ट्री को इस तरह ही इम्पैक्ट करती है। अब सवाल ये है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है, जो 1985 से अब तक आपके पास चल रही है, जिसमें कि मतलब आपने 2015 के बाद एक बड़ा बुनियादी चेंज लाया आपने, मतलब 3 जापानी प्लेयर के दरमियान कंपटीशन दिया और आज आप देखें गाड़ियां जो है बहुत सारी चाइनीज फ्लड हुई है, प्राइस कंपटीशन चल रहा है बनस्बत इसके एक गाड़ी का 50% तकरीबन टैक्स होता है, बड़ा वो कल चल रहा है और नए प्लेयर्स आ रहे हैं और पुराने चैलेंज हो रहे हैं। अब ऐसे में और $1 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, बहुत सारे प्लांट्स लग चुके हैं, कुछ लग रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल अब इस वक्त उठाना कि जी आप बिल्कुल इसको टैरिफ को खोल दें, इन प्लेस को, या तो कुछ टाइम दे कि चलो जापानियों को तो हमने 50 साल देती है, इन नए प्लेस को आप कुछ टाइम दे या इनको प्री मेच्योर डेथ दे देंगे। कुछ जापानी तो फिर थोड़ा शायद सर्च कर देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और इनको जब मतलब राइट। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो इनके साथ एक एक अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर वेंडर की इंडस्ट्री की बात होती है तो वेंडर इंडस्ट्री देखें, वो तो जापानियों ने तो वो काफी हद तक बना दिया, वो बड़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। उसके अंदर गाड़ियों की इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव नहीं है, वो प्रिंसिपल में बहुत मूव करती है, बट वेंडर कंपेटिटिव है। बट वेंडर का प्रॉब्लम होता है कि जब सुजुकी या कोई एक प्लांट बना रहा होता है तो वो कहता है जी इसका रॉ मटेरियल लेना है, आपने इस बंदे से लेना है। वो बंदा अगर $5 का दे रहा है और मार्केट में वो पार्ट $3 का मिल रहा है तो उन्हें $5 का लेना पड़ता है। ऑफकोर्स वो पास थ्रू होता है, उनके सर्टेन मार्जिन रखे जाते हैं, बट वहां से भी एक आप उसको जो कहिए कि ना कि वो जो रेंट ट्रांसफर होते हैं बाहर के मुल्कों में, जिसको वो कहते हैं कि जी हमने चूंकि R&D की थी तो हम ये कर लेते हैं। तो लेकिन अब इसको अगर आपने तोड़ना है, आगे चलना है, तो इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा उसको और स्पेस दें, उसको टाइटन अप करें, उसके स्क्रू को और टैक्सेस को थोड़ा कम करके मार्केट को बढ़ा करें। अगर आप NEV में आना चाहते हैं तो आप ये ज्यादा कैलकुलेशन करें कि कितना आप फ्यूल सेविंग करेंगे, उससे कितनी इम्पोर्ट सेविंग होगी इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल। और वो जो आपके इंडिजिनस सोर्सेज पे सोलर बहुत लग गया है, बैटरी सोल्यूशन आएंगे उससे करेंगे। और उस सेविंग के अगेंस्ट जो आप जो एक एम्प्लॉयड सब्सिडी दे रहे हो इस सेक्टर को, तो उसकी कॉस्ट को वे करें।